सर्वप्रथम माहौल बनाते हुए लेट्स स्टार्ट विथ सुधांशु त्रिवेदी जी, और उनके कई सारे क्लिप्स हैं। उसके बाद फिर नड्डा जी हैं, उसके बाद जो है निशिकांत दुबे हैं, अन्य कई लोग हैं, तो वो सब देखें। चलिए आरंभ किया जाए। बहुत से लोगों को यह तथ्य ध्यान नहीं होगा, वैसे तो नेहरू परिवार और बच्चन परिवार के बीच में बहुत मधुर संबंध थे, पर कभी कभी ज्यादा मिठास होने से डायबिटीज हो जाती है। तो वो दौर था 2006 में जया बच्चन जी की सदस्यता चली गई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मुद्दे पे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का एक पद था। अब सर यही आरोप लग गया और सोनिया गांधी जी जो उस समय नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरमैन थी, उन पर भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का विषय लग गया और इस कारण से उनकी सदस्यता भी चली गई। मगर सभापति महोदय जो आज संविधान की दुहाई देने की बात करते हैं, सोनिया जी जब तक चुनाव दोबारा गईं, लड़के आईं, तब तक चुनाव में संशोधन करके ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का नियम ही बदल दिया गया, ताकि पीएम ने सुपर पीएम की पदवी को सुरक्षित कर दिया। अब मैं यह भी बताना चाहता हूं सर, उसके बाद वास्तविक अर्थों में चुनाव सुधार की शुरुआत तब हुई जब भारतीय जनता पार्टी शक्तिशाली हुई, 1990 का दशक, और ये देश की यूनिपोलर पॉलिटिक्स बाइपोलर हुई। वोटर आईडी कार्ड 1993 में आया, केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती 1996 में प्रारंभ हुई। पहले बूथ वाइज काउंटिंग नहीं होती थी सर, उसमें आसानी जानते क्या होती थी कि अगर किसी मतपेटी में ज्यादा बूथ कैप्चरिंग करके मत डाल दिए तो उसमें काउंटिंग का चक्कर ही नहीं है, सब मिला दिए जाते थे। वो शुरू हुई। अटल जी की सरकार के समय में सीसीटीवी का प्रयोग शुरू हुआ, पहले प्रायोगिक तौर के ऊपर, और 2005 से सीसीटीवी की परमानेंट सीसीटीवी यूज होने लगा। अब इसे महज संयोगी माने कि 2005 के बाद से कभी राजद और कांग्रेस को बिहार में बहुमत का अधिकार नहीं मिला। लोगों को यह तथ्य ध्यान, अब सर यही आरोप लग गया और सोनिया गांधी जी जो उस समय नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरमैन थी, उन पर भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का विषय लग गया और इस कारण से उनकी सदस्यता भी चली गई। मगर सभापति महोदय जो आज संविधान की दुहाई देने की बात करते हैं, सोनिया जी जब तक चुनाव दोबारा गईं, लड़के आईं, तब तक चुनाव में संशोधन करके ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का नियम ही बदल दिया गया। हाँ, तो ठीक है, ये सब तो कांग्रेस के क्लासिक जो है वो रहे हैं। और सुधांशु जी जो आरंभ में थोड़ा वार्म अप ही हो रहे थे, और जिस तरह से उन्होंने आज उनका स्पीच रहा है, तो बेचारे सामने वालों के पास बहुत कुछ कहने के लिए था नहीं। वो लगातार बस बॉल आती गई और वो पेलते गए हैं। और एक्चुअल में आप देखें तो भाजपा का दो तरह का अप्रोच रहता है नेशन को गवर्न करने का। जब ये सत्ता में नहीं थे तब से इनकी आशा रहती है कि हम इस तरह से गवर्न करेंगे। एक होते हैं राष्ट्रीय सामाजिक सांस्कृतिक विषय, कि हम किस तरह से समाज का उत्थान करना चाहते हैं, और समाज का उत्थान व्यक्तिगत उत्थान से होगा, और उसके बाद अंततः समाज के उत्थान से राष्ट्रीय उत्थान होगा। तो एक उनका ये रहता है, उसमें आप इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, गरीब कल्याण ले लो, इस तरह की। दूसरी होती है कि जो इंस्टीट्यूशनल संस्थागत कई इस तरह के हिकअप्स आप कह लो, या फिर सम्मिश्रण तरह तरह के विचारों का, जो विचारों का भी नहीं, वो वैचारिक चिप्पियां जो चिपकती गई। जैसे कल अमित शाह ने बताया कि इंदिरा गांधी ने किस तरह से रेड्डी जी को, नीलम संजीवा रेड्डी जो थे, उनको प्रेसिडेंट बनाने के लिए किस तरह से शी स्ट्रक अ डील विथ लेफ्टिस्ट, कि हम आपको जो है इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस में, एकेडेमिया में हम आपको जगह दे देंगे। तो वो क्या था कि आपने जो है एक चिप्पी चिपका दी, फिर आगे समय गया तो फिर आपकी स्थिति खराब हुई तो थोड़ा सा एक और चिप्पी साटी। ऐसे करते करते कांग्रेस इस लेवल तक पहुंच गई वोटों के लिए कि अपने पिता, पति, प्रधानमंत्री के हत्यारों को क्षमादान देने के लिए वो तैयार हो गई, ताकि तमिल वोट उन्हें मिल सके। तो ये वो पार्टी है। तो भाजपा जो है उन्हीं चिप्पियों को हटा करके चाहती है कि क्या हम कुछ आमूल चूल परिवर्तन किसी किसी जगह पे ला सके, और कई जगह जो समय के साथ साथ संदर्भ खोते जा रहे हैं कि नहीं नहीं इस चीज़ की अब कोई आवश्यकता नहीं बची है, तो क्या वैसी चीज़ों को हम पुश कर सकते हैं। जैसे चुनाव आयोग को लेकर, चुनाव की प्रक्रियाओं को लेकर के हमेशा, कल भी अमित शाह ने भी बताया, आज भी सुधांशु त्रिवेदी बता रहे हैं कि कई ऐसे संशोधन या फिर कई ऐसे कानून भाजपा ही लेकर के आई है, जो अभी हम ढंग से इन सब चीज़ों को घटित होते देख रहे हैं। नहीं तो मत पेटी लूटना, उसमें नाइट्रिक एसिड डालना, इंक डाल देना, सब इनवैलिड हो जाए, लूट करके पानी में डुबा देना, ये सारा जो है एक नॉर्म था। और बिहार में तो आप देख लीजिए, और जब से सीसीटीवी वाला सही में आया है 2005 में, उसके बाद से आज तक ये लोग सत्ता में नहीं आए।
नहीं तो पहले तो प्रचंड बहुमत इन लोगों को मिला करता था। जब मोदी जी की सरकार आई तो हमने क्या किया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज को कैश डोनेशन मिलता था उसे 20,000 से घटाकर 2,000 किया और सिलेक्टेड उनके ऊपर वीवीपैट की व्यवस्था सुनिश्चित कराई। और मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, एक पार्टी जो अपने आप को बहुत ईमानदार कहते थे, वो 20,000 की चाय पिलाते थे। अब मुझे लगता है सदन और देश को समझना चाहिए 20,000 की चाय क्यों पिलाते थे, क्योंकि 20,000 तक कैश लेने पर आपको सोर्स नहीं देना पड़ता था। पर मोदी जी ने आकर उन्हें, चाय पिलाने वाले ने आकर उसे 2,000 कर दिया है, तो अब उनकी चाय बड़ी महंगी हो गई है, भले 20,000 से 2,000 पे आ गए। और इसलिए वो दौर था जिस जमाने में इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं थे। आज इलेक्टोरल बॉन्ड के कहे जो भी कहें, आज न्यायालय ने चाहा तो पता तो लग गया। क्या 2014 से पहले जहाज नहीं उड़ते थे, खर्चे नहीं होते थे? आज न्यायालय चाहे भी तो उसको पता नहीं लगा सकता। कम से कम ये पारदर्शी व्यवस्था हमारी सरकार ने आके की। और इन लोगों की सरकार कब रहती थी सभापति महोदय, जिस जमाने में, और मैं ये भी कहना चाहूंगा, इनकी सरकार कब रहती थी और हमारी सरकार कब है? सर, जब से वोटर आईडी कार्ड आ गए कांग्रेस की सरकार आना बंद, सीसीटीवी आ गए कांग्रेस की सरकार आना बंद, जब से स्वतंत्र जुडिशरी हो गई कांग्रेस सरकार आना बंद, स्वतंत्र मीडिया आ गई कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलना बंद। और तो और सर, जब से साक्षरता दर 50% हो गई, बहुमत मिलना बंद। इनको कब बहुमत मिलता था? जिस जमाने में मतपेटियां लूटी जाती थी, बूथ कैप्चरिंग होती थी, गोलियां चलती थी, कट्टे बम चलते थे और अनेक लोग गुजरात के चुनाव, बिहार के चुनाव में 80-80 लोग तक घायल होते थे। इन्हें लग रहा है शायद वही जमाना वापस आ जाए। तो मैं उनके लिए पूरी संवेदना से कहना चाहूंगा कि जो पुराना गीत था, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज सईद तुम्हारा। हाफिज सईद तुम्हारा, ये क्या हाफिज सईद तुम्हारा काय बोल दिया भाई। खैर, उसका दूसरा तात्पर्य था। और ये देखिए कि ये बात सत्य है कि नियम ऐसे ऐसे विचित्र बनाए जाते थे कि आप 20,000 तक जो है डोनेशन कोई भी दे तो उसकी पर्ची नहीं बनानी पड़ेगी आपको, मतलब उसका कोई रिसीट नहीं देना पड़ेगा कि आपने 20,000। तो 19,999 रुपये की चाय इस तरह से, मतलब आपने रजिस्टर मेंटेन कर लिया कि आए थे तो ये चाय नाश्ता की और उसके एवज में दिया, ये सारा कुछ चला करता था। और वो ब्लैक मनी का एक बहुत, आप कह लो कि विचित्र सा ही था। लेकिन हाँ, ये लोग इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आए, जो मुझे अभी भी लगता है कि बहुत ही एक ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया थी, जिस पे इन लोगों ने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया। और वो स्टैंड तब लिया, इन लोगों से तात्पर्य इंडी वालों से, जब सबसे, मतलब ऐसा नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जब आया था तभी नहीं विरोध किया, नहीं, इनको पता चला अरे भाजपा को ज़्यादा मिल रहा है, तब इन्होंने विरोध करना आरंभ किया। और बाद में पता चला कि आप भी ले रहे थे, टीएमसी खूब ले रही थी, इन सबको इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो मिलता रहा है। उस प्रक्रिया के बाद कम से कम यह तो है कि किस पार्टी को कितना डोनेशन कौन दे रहा है, ये तो समाज देख रहा है। और आज वैसे कांग्रेस ने एक बहुत लंबा लिखा कि फलाने समय में हमारा बैंक बैलेंस इतना था, भाजपा का इतना कम था, फिर हमारा इतना हुआ, भाजपा का इतना कम था, फिर हमारा थोड़ा सा बढ़ गया, भाजपा का इतना कम था, फिर हमारा मान लीजिए 3,000 था करोड़ था और भाजपा का 10,000 करोड़ हो गया, अचानक से ये कैसे हो गया? भाई इकॉनमी बूम कर रही थी, भाजपा की सरकार में लोगों की आस्था थी, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट बन रहे थे, तो लोगों को लगा कि नहीं भाई, एक हम विनिंग हॉर्स पे जो है दाव लगाते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि आप किसी को दान देने पे तो, मतलब ऐसा रोक तो है नहीं। तो 10,000 करोड़ है तो क्या, तुम भी अपने आप को ऐसा बनाओ, तुम भी 10 राज्य में सरकार ले आओ, तो तुम भी देखो तुम्हारे भी चुनावी दान जो है वो बढ़ने लगेंगे। लेकिन नहीं, हमें जब तक मिल रहा था तब तक ठीक है, भाजपा वालों को ये कैसे मिल गया है? अभी हमारे सम्मानित सदस्य कह रहे थे कि 45 दिन के बाद, सॉरी, इस पे एक और बात रह गई, साक्षरता दर वाली। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली। जब जब आदमी पढ़ने लिखने लगता है, जब सोचने लगता है, 50% से ऊपर जब जाने लगता है, उसके बाद फिर कांग्रेस, आरजेडी, इन सब में उनकी आस्था नहीं होती। वो केवल और केवल, मतलब मोस्टली वो भाजपा को ही वोट देना आरंभ कर देते हैं। एजुकेटेड, अर्बन और मिडिल क्लास जो है वो भाजपा के लिए लगातार जो है वो मतदान करता रहा है। और इसका तात्पर्य यह है कि अनपढ़ जो है या कम पढ़े लोग हैं, और वो दिखता भी हमें कि कांग्रेस को कौन, मतलब राहुल गांधी में किसी को यदि होप दिख रहा है तो वो अनपढ़ ही है। उसका डिग्री हो सकता है हो, परंतु है तो वो अनपढ़ ही। ये तो हमें मान करके चलना चाहिए। अभी हमारे सम्मानित सदस्य कह रहे थे कि 45 दिन के बाद वो नहीं करते, उसका जवाब गृह मंत्री जी वहां पर दे चुके हैं। उन्होंने साफ साफ कहा 1991 में जो चेंजेस किए थे नरसिम्हा राव सरकार में, उसमें कोई भी एविडेंस, कोई भी पिटीशन 45 दिन तक ही हो सकती है। परंतु मैं पूछना चाहता हूं,
महोदय बिहार के तो 45 दिन हुए, आज 45वां दिन है, क्यों नहीं अभी तक सीसीटीवी के लिए एप्लीकेशन दी है? अभी मैं कहना चाहूंगा जाइए फोन करिए, शाम 5 बजे से पहले सीसीटीवी के लिए लगा दीजिए। नहीं करना है। मैं पूछना चाहता हूं, आप कहते हैं 6 बजे के बाद इतनी वोटिंग हुई, बूथ के अंदर फोटोग्राफी पे रोक है, सड़क पे तो नहीं। दिखाइए कितनी लंबी लाइनें थी, कितनी लंबी आपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, कितने आपके बूथ लेवल एजेंटों ने इस बारे में आपत्ति दर्ज की। परंतु सभापति महोदय, इसमें से कुछ भी नहीं करना है, केवल बवाल करना है। इनकी स्थिति क्या है, जैसे कोई बच्चा है, क्योंकि मैं टीचर रहा हूं तो मैं कहना चाहता हूं, कोई बच्चा है वो कहे मेरे नंबर कम आए, तो तरीका क्या है, स्कूटी का फॉर्म भरो ना। स्कूटी का फॉर्म थोड़ी भरूंगा, मैंने बयान दे दिया, इतना काफी है, मगर एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी मेरी दोबारा कॉपी जांच के दे दे। चलिए मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। क्रिकेट का मैच हो रहा है और टीम को लगा कि बैट्समैन आउट था, अंपायर ने नॉट आउट दिया, तो क्या है, रिव्यू डिसीजन में जाओ ना। रिव्यू डिसीजन में नहीं जाऊंगा, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, अब थर्ड एम्पायर अपने आप डिसीजन दे दे। मुझे लगता है वो लोग क्यों नहीं जाना चाहते, उसमें वो कोई कारण नहीं है। अभी तक लोकतंत्र को वो समझ नहीं पाए हैं कि एक चाय वाले ने आकर जो स्थान ग्रहण कर लिया है, तो जो साहिब आलम थे, जो फर्जंद अंजुमन थे, जो वली अहद सल्तनत थे, जो मानते थे राज करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, वो इन चीजों के ऊपर अभी तक तय नहीं कर पाए। हाँ, तो नहीं जाएंगे, आप काहे बेइज्जती करवाने जाएंगे? ये तो गलत बात है ना कि आप लोग एक तो हरा देते हैं कुत्तों की तरह, 6-6 सीट पे ला दिए, और अभी वो लोग शौक में हैं। 45 दिन तक तो थेरेपी चलता है, विदेश विदेश में घूम के आएंगे, उसके बाद कहेंगे अरे इस साला सीसीटीवी फुटेज मिटा दिया। ये कितनी गलत बात है कि 14 तारीख को रिजल्ट आया और हमारे जैसे लोगों ने लिखना चालू कर दिया कि भाई 45 दिन है अभी से तुम्हारे पास, और जा कर के अपना तुरंत वो फाइल वाइल करो, जिसको बाद में मत करना कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो डिलीट करवा दिया गया। तो ये तो सही बात है। ऐसे कांग्रेस को मतलब रगड़ देते हैं आप लोग, चलाए हुए हैं। सर बड़ी विचित्र बात है, एक बार कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता विदेश जाते हैं, फिर आके एक सो कॉल्ड हाइड्रोजन बम फोड़ते हैं, फिर लौट के जाते हैं दूसरा बम फोड़ते हैं। पर मुझे आश्चर्य लगता है सर, कर्नाटक के मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और वो दिल्ली में होती है। कर्नाटक में आपकी सरकार है, ना वहां का सीएम, ना डिप्टी सीएम, ना प्रदेश अध्यक्ष, और आपके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कर्नाटक से हैं सभापति महोदय, वो भी नहीं रहते हैं। और कर्नाटक में पीसी होती है और उन्होंने कहा हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, तो इसमें मुझे याद आता है एक पाकिस्तान के मंत्री थे, शायद वो राशिद चौधरी उनका नाम था, जिन्होंने कहा था हमारे पास पाव पाव भर के एटम बम है। मगर मुझे लगता है जो कांग्रेस ने हाइड्रोजन बम छोड़ा वो शायद पाव भर का नहीं, छटाक भर का भी नहीं था। और वैसे मैं ये भी बता देना चाहता हूं, आप जब सरकार में थे तब भी बम नहीं छोड़ पाए थे। 1974 का परमाणु विस्फोट बम के लिए नहीं हुआ था, सरकार का ऑफिशियल बयान था कि ये केवल शांतिपूर्ण कार्यों के लिए हुआ है। ऑन द कॉन्ट्रेरी 11 और 13 मई 1998 को अटल जी की सरकार ने जब किया तो भारत ने कहा था वी आर द न्यूक्लियर स्टेट। तो हाइड्रोजन बम सरकार में भी हम ही ने बनाया था, और आप न विपक्ष में कर पा रहे हैं, न सत्ता पक्ष में रहकर कर पा रहे थे। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, जो वोट चोरी की बात बहुत होती है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, बिहार का चुनाव संपन्न हुआ है, कोई क्या चोरी हो गई तो उसके बाद कुछ होना चाहिए सामान जिसकी चोरी हो गई। तो मैं आंकड़ा रखना चाहता हूं सदन के सामने, विगत 35 सालों से किस ढंग से कांग्रेस का वोट घट रहा है। 1990 में 71 सीटें जीती, 24% वोट, 103 पे जमानत जब्त। 1995 29 सीटें जीती, 16% वोट, 167 पे जमानत जब्त। सन 2000 में 23 सीटें जीती, 11% वोट, 231 पे जमानत जब्त। 2005 में पूरी सीटें लड़े नहीं, कुल लड़े 58, जिसमें जीते 9, 6% वोट। और 2010 में सर 4 सीटें जीते, 6% वोट पाया, 216 पे जमानत जब्त। भाई साहब मैं पूछना चाहता हूं, आपका था क्या जो चोरी हो गया? इसीलिए मुझे एक चीज याद आती है, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कहावत है कि जब वो चोरी की गुहार लगाते हैं तो फटक चंद गिरधारी, ना लुटिया ना थारी, और चौराहे पे चीख रहे हैं चोरी हो गई हमारी। ये भाई ये इसमें कांग्रेस वाले प्रतिकार भी बेचारे कैसे करेंगे? एक तो फैक्ट दे दिया, गिना दिया ऊपर से नीचे तक कि तुम्हारा बिहार में तो बनता नहीं है बिहार में। लेकिन देखिए पहले 4 थी इनकी सीट, अभी 6 हो गई, तो ये तो 150% कितना, हाँ 50%, सॉरी 50% इंक्रीमेंट है ना भाई। 4 से 6 हो गया। पहले था कि एक टेम्पो में आ जाते, मतलब ऑटो रिक्शा जो होता है उसमें, या रिक्शे पे बैठ गए 2 आदमी, 3 आदमी ऐसे, एक आदमी सीट पे। जो हम लोग डीयू में जब चलते थे तो वो साला रिक्शा वाला अपने सीट पे बिठा देता था आदमी को कि हम ऐसे देखते रहे, और वो खड़े होके पैडल मारते हुए जा रहा है। तो कांग्रेस की तो ये हालत थी। अभी देखिए 6 हो गए हैं, जो अभी एक ढंग का एसयूवी या कुछ लेकर के भर सकते हैं। और इसमें आप जो है ये बोल रहे हैं कि इनका था क्या कि चोरी हो गया। ऐसे जलील नहीं करना चाहिए बेचारे यार। 60 के लगभग लड़े और उसमें से 0 का लॉस है ना भाई। 60 लड़े 6 आया, मतलब 6 लड़े 6 आया। 100% स्ट्राइक रेट, या 0 हटा दीजिए 1% स्ट्राइक रेट। अपना अपना है, तुम दोनों देखने का नज़रिया है भाई, देखने का नज़रिया है। ये सब आप राहुल गांधी जी वैसे भी इन सब चीज़ों से पढ़े हैं, ये सबसे क्या मतलब है? जब इन्होंने
मतदाता सूची पर आरोप लगाना शुरू किया है, इसका अर्थ ये हो गया सर ईवीएम के आरोप से विड्रॉ कर लिया है, क्योंकि ये तो कहते थे ईवीएम में गड़बड़ है, बटन दबाते हैं वोट भाजपा पहुंच जाता है। यदि इनका आरोप सही माना जाए, मैं एक बात कह रहा हूं, यदि इनका आरोप सही माना जाए, अगर ईवीएम मैनेज थी तो किसी को वोटर रोल मैनेज करने की जरूरत क्या है? या तो वो सच था या ये सच है। हकीकत में न वो सच था न ये सच है। इनके दिमागों में जैसे आज ईवीएम से पीछे हटे हैं, हकीकत में क्या है इनकी स्थिति सभापति महोदय ये है कि कहावत होती है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मगर सर इन पे लागू नहीं होती है। ये कहते हैं आंगन ही नहीं टेढ़ा है, छत भी टेढ़ी है, दीवार भी टेढ़ी है, जमीन भी टेढ़ी है, छज्जा भी टेढ़ा है, खंभा भी टेढ़ा है, पर क्या करें, टेढ़ा है पर मेरा है। सभापति महोदय वास्तविकता में इन्हें अपना दिमाग जो टेढ़ा हो गया है उसे सीधा करने की आवश्यकता है। और अंदर लाइटर नोट में एक और बात कहना चाहूंगा, प्राचीन काल में अश्वमेध यज्ञ होता था, तो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाता था। मैं यहां कैवियट लगा कह दूं, मैं किसी के व्यक्तिगत अपमान के लिए नहीं, उपमान के लिए कह रहा हूं, ठीक, फॉर द सिमिली। सर वो जब छोड़ा जाता था तो जहां जाता था वहां विजय का मार्ग प्रशस्त कर देता था, और इनके पास एक ऐसा अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है जो जहां जाता है पराजय का मार्ग प्रशस्त कर देता है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, सिर्फ हमारे नहीं, भारतीय जनता पार्टी से नहीं, सर केरल में तो हम नहीं है, सत्ता में कभी नहीं आए। केरल में एक बार लेफ्ट फ्रंट आता था, एक बार यूडीएफ आता था, और जब से ये वहां पहुंचे हैं ऐसा यज्ञ किया है कि इस बार एलडीएफ दोबारा आ गया। मैं पूछना चाहता हूं केरल में वोट चोरी किसने कर ली मेरे भाई, बताओ। इसमें एक जी नाच न जाने आंगन टेढ़ा इन्होंने बोला, उसमें बोलते बोलते बोल गए कि खिड़की भी टेढ़ी है, दीवार भी टेढ़ी है और जमीन भी। जमीन टेढ़ी नहीं है, जमीन सपाट ही है कांग्रेस के लिए। धरती सपाट है, धरती चपटी है, जमीन टेढ़ी है, मतलब सपाट है। तो ऐसे आप जो अनसाइंटिफिक बात जो है, आप तो विज्ञान पे बहुत बोलते हैं सुधांशु जी, तो ऐसी अवैज्ञानिक बातें ना करें। कांग्रेस के लिए जमीन सपाट थी, सपाट है, सपाट रहेगी। और दूसरी इसमें एक और फैक्चुअल एरर जो इनकी बात में था कि अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा इन्होंने बोला, तो राहुल गांधी जी घोड़ा नहीं है, राहुल गांधी जी गधा है। अश्वमेध नहीं है, वो गर्दभ मेध, और यज्ञ भी नहीं, कुछ और ये कर रहे हैं। मतलब यज्ञ में तो आप हवन कुंड बनाते हैं, उसमें संविधा की लकड़ियां डालते हैं, अग्नि प्रज्वलित जो है वो अनुष्ठान के द्वारा की जाती है। इनका है गधा क्या है कि इन्होंने गांजा का मंगवाया, संविधा की जगह क्या बना रहे, मोटा मोटा रोल बना रहे गांजे का, समझ रहे, गांजे का पत्ता लिए और उसको जो है A4 साइज शीट में जो है रोल कर रहे हैं थूक लगा करके, और उसको डाल दे रहे हैं, अपना ईंटा का घेर के बना लिया है, और उससे धुआं मस्त निकल रहा है। गधे को सुंघाया और गधा जा रहा है, गधा जा रहा है, क्या कर रहा है, गर्दभ मेध जो होता है उसमें गधा ऐसा नहीं टिकुर टिकुर मतलब टिकड़िक टिकड़िक करता हुआ चलता ना, गधा जाता है और अपने ही जीते हुए क्षेत्र का, समझ रहे हैं, उसके खेत में कूद के कभी जो है धान का खेत जो है बर्बाद कर देगा, कभी गधा जाता रहेगा वो बाइक पर बैठ जाएगा, कभी गधा जो है कुली से सामान छीन करके माथे पर रख लेगा। और ये सब काम जब गधा करता है तो उसका नुकसान ही करता है, उसकी हानि ही होती है, उसकी क्षति ही होती है। तो राहुल गांधी जी वही गर्दभ मेध वाले हैं कि भाई मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा, तो मुझे लगता है ये पहले भी मैं ये कह चुका हूँ। और सुधांशु जी वो अश्वमेध नहीं, अश्वमेध बहुत बड़ी चीज़ होती है, राहुल जी को ऐसे ना बोला जाए। अभी 90 टेरिटरी जो है वो रिकरिंग उनका है कि जहाँ जहाँ जाके दुलत्ती मार मार के खोद खोद के सारा धान धनिया सब जो है बर्बाद करके, और कांग्रेस का जो है वो गधा गाड़ी जो है वो खींच रहे हैं पूरा। और सही चल रहा है, सही चल रहा है, मतलब भाजपा के हिसाब से तो सही ही चल रहा है। जो लोग आज वोट का आरोप लगाते हैं सभापति महोदय, वो खुद का चुनाव कैसे कराते हैं? 6 सितंबर सन 2022 को खड़गे जी के अध्यक्ष का चुनाव हुआ, मीडिया में रिपोर्ट आई कि 22 कांग्रेस के नेताओं ने लिख के दिया कि भाई साहब वो जो मतदाता सूची है कांग्रेस के अंदरूनी चुनाव की वो तो बता दीजिए, और मतदाता सूची कांग्रेस ने अंदरूनी चुनाव की नहीं दिखाई। और वो लोग कह रहे हैं कि 28 पीसीसी हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटियां, क्या सबके पास जा जाकर हमें वो लेनी पड़ेगी? मगर साहब जिन्होंने अपनी मतदाता सूची नहीं दिखाई, चुनाव आयोग को मतदाता सूची के लिए लिख नहीं रहे हैं, और वो आकर हमें ज्ञान दे रहे हैं, इन्हीं के लिए कहा गया है खुद मियां फजीहत और दूसरों को नसीहत। और वैसे कांग्रेस में पूर्व में सीताराम केसरी जी के जंग से हटे, ये सबको पता है। कांग्रेस के आंतरिक चुनाव में जब जब चुनाव हुआ तब तक कांग्रेस टूट जाती थी। मैंने बचपन में अटल जी का एक भाषण सुना था, और वो उसमें उन्होंने कहा कांग्रेस के तो इतने टुकड़े हुए, कांग्रेस आर, कांग्रेस एस, कांग्रेस यू, कांग्रेस ओ, कांग्रेस आई, कांग्रेस यू, कांग्रेस मैं, कांग्रेस तू, कांग्रेस आई, कांग्रेस गई। कांग्रेस आई, कांग्रेस गई? नहीं, कांग्रेस अभी भी है, 54 से 99 पे है।
सुप्रिया जी के अथक प्रयासों के कारण ये सब जो है संभव हो पाया है। और भारत जोड़ो यात्रा लेफ्ट से राइट और टॉप से बॉटम जो है वो चली है, मतलब नक्शे पे मैं बोल रहा हूँ, तो उसके कारण हुआ है। तो ऐसे आप नहीं कह सकते हैं। और हमें याद है कि एक बहुत मशहूर पत्रकारा हैं, बाईजी जैसी लगती हैं वो, उन्होंने बहुत अच्छा, मतलब एक नहीं कई थे, वो बहुत बढ़िया रिपोर्टिंग भी कर रहे थे भारत जोड़ो यात्रा की। तो आप ऐसे 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 नहीं कह सकते हैं दूसरे को नसीहत खुद मियाँ फजीहत, ये सब मियाँ हिंदू मुसलमान जो नहीं करना चाहिए सुधांशु जी। यही है भाजपा वालों का कि जहाँ तहाँ जो हिंदू मुसलमान जो वो करने लगते, ये मुझे लगता है कि ये अनुचित है। और हुआ इस बार तो चुनाव हुआ, कहाँ टूटा? तो वाजपेयी जी तो झूठ बोल रहे थे ना, खड़गे जी चल रहे हैं बढ़िया, कहाँ टूट गई कांग्रेस? खड़गे जी एक नंबर चल रहे। हाँ, ये उनसे ये पूछा जाता है कौन तय करेगा, तो वो बोलते हैं कि आला कमान तय करेगा। तो वो ना आला है ना कमान है ना, तो वो कोई और है। लेकिन नाम के तो प्रेसिडेंट हैं, चुनाव भी हुआ और भाजपा वाले तो खुद अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे। ठीक है, सोनिया जी 20 साल रही और राहुल गांधी जी भी 4 साल रहे, ऐसे कर, वो सब अलग बात है। लेकिन भाजपा वाले आप लोग कब चुनोगे? आप लोग तो 3-3 साल में 2-2 साल में बदलते थे। नड्डा जी मतलब क्या ऐसा किए हुए हैं जादू? खैर, नड्डा जी बराबर जीते जा रहे हैं, इस कारण में उनको एक्सटेंशन मिल रहा है। लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूँगा कि प्रतिष्ठा, परंपरा, अनुशासन, ये सब कहाँ गया भाजपा का? बनाइए किसी को भाई, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। कोई नहीं मिलेगा तो हमको बताइएगा, हमारे पास कुछ नाम है। सभापति महोदय, आजादी से पहले के दौर में 1916 में इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट मान लिया मुस्लिम लीग के। और आज की जनरेशन को ना पता हो, सर पृथक निर्वाचन क्षेत्र जानते क्या होते थे? कोई रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी, प्रत्याशी भी मुस्लिम होगा, वोट देने वाला भी मुस्लिम होगा। और उन कॉन्स्टिट्यूंसीज का नाम था मोहम्मदन कॉन्स्टिट्यूंसीज, और बाकी का जनरल नहीं, नॉन मोहम्मदन कॉन्स्टिट्यूंसी, जैसे देश मोहम्मदन का ही हो। इसलिए महोदय तब ये इन्होंने पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाए थे। अब ऐसा लग रहा है कि ये घुसपैठियों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो एसआईआर के ऊपर इनको आपत्ति है, तो मैं सिर्फ एक फैक्ट रखना चाहता हूं, बिहार में सीमांचल से जुड़े तमाम जिलों के अंदर कुल आबादी से 125% आधार कार्ड है। उसके बाद इनको नहीं लगता कि उसकी जांच होनी चाहिए। यदि 5 महीने के अंदर 5-5 लाख लोग रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और ज्यादातर के आधार कार्ड बंगाल के सीमावर्ती जिलों से बने हुए हैं, इन्हें नहीं लगता कि उसके ऊपर होना चाहिए। मैं याद दिलाना चाहता हूं, अगस्त 2005 में ममता बनर्जी जी, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल साहब, ये सबको पता है, बिल्कुल ये रिकॉर्ड आप सुनिए, और ऑथेंटिक बोल रहा हूं सभापति महोदय। अभी इनके लिए और समस्या होने वाली है। सर, अगस्त 2005 में भारत की संसद में ममता बनर्जी जी ने भारत के इतिहास में सबसे अलग घटना की, जब स्पीकर के ऊपर फेंक दी थी फाइल। क्योंकि वो कह रही थी घुसपैठियों पर चर्चा नहीं कराई जा रही है। मगर आज ये लोग कैसे बदल गए, इसे देख के मुझे याद आता है सभापति जी कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। सुधांशु जी जितना शेर व शायरी लिख के आए थे, बोले कि साला फैक्ट बोलो ना बोलो, शायरी मुझे अंतिम में एक बोल के ही निकलना, हर बात पे मियाँ फजीहत, तेरी नसीहत, और जो है कितना बदल गया इंसान, और ये सारा कुछ जो है। और यहाँ पे उन्होंने धड़ल्ले से बोला, और कांग्रेस वालों को थोड़ी मिर्ची भी लग गई। मिर्ची देखिए आज भी किस बात पे लगी है, आज भी उसी बात पे, घुसपैठियों की ही बात पे मिर्ची लगी है। कल अमित शाह भी बोल रहे थे कि भाई नेहरू जी पे बोला कुछ नहीं बोले, इंदिरा जी पे बोला कुछ नहीं बोले, राजीव जी पे बोला कुछ नहीं बोले, सोनिया जी तक पे सुन लिया, राहुल पे सुन लिया, लेकिन घुसपैठियों पे कोई सुनने वाला नहीं। अल्लाह, ऐसा कौन सा स्टेटस पा गए घुसपैठिए कांग्रेस और इंडी के द्वारा कि तुरंत नहीं ये नहीं सुनेंगे, वो उठ के नाक फुला करके जो निकल लिए। आप सोचिए, इसमें एक गौर करने वाली बात है कि घुसपैठियों से इतना विशेष स्नेह कैसे। और बिहार में तो बहुत भयावह स्थिति थी, बंगाल में तो है ही। बंगाल का पता चल रहा है कि आंध्र प्रदेश और पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं ये लोग घुसपैठिए सब। जो लोग कहते हैं चुनाव आयोग ठीक काम नहीं कर रहा वगैरह वगैरह, तो मैं कहना चाहता हूं जरा उत्तर से दक्षिण तक देखिए। चुनाव आयोग कश्मीर में अच्छा काम करता है, पंजाब में अच्छा काम करता है, हिमाचल में अच्छा काम करता है, सर हरियाणा में गड़बड़ कर देता है, फिर उत्तराखंड में गड़बड़ कर देता है, राजस्थान में सर 2018 में सही काम करता है, 2023 में गड़बड़ कर देता है, फिर यूपी गड़बड़ करता है, बिहार गड़बड़ करता है, झारखंड ठीक कर देता है। क्या बताएं, मध्य प्रदेश में पहले तो अच्छा किया था, इस बार गड़बड़ कर देता है, छत्तीसगढ़ 18 में ठीक किया था, 23 में गड़बड़ कर देता है, गुजरात तो गड़बड़ करता है, बंगाल बहुत अच्छा कर देता है, फिर तेलंगाना अच्छा करता है सर, फिर तमिलनाडु अच्छा करता है, फिर कर्नाटक अच्छा करता है, केरल अच्छा करता है, असम में गड़बड़ कर देता है। मुझे लगता है कि देश की जनता को मूर्ख समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ऊपर से अपनी सुविधा के अनुसार जो आप चयन करने का प्रयास करते हैं वो नहीं करना चाहिए। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इन लोगों की जहां तक बात है, संवैधानिक संस्थाओं में किसका अपमान नहीं हुआ। राष्ट्रपति की ताकत इनके दौर में घटाई गई, कमिटेड जुडिशरी की बात इनके दौर में हुई, और तो और सर प्रधानमंत्री के ऊपर सुपर पीएम इनके जमाने में आके बैठा। भारत के इतिहास में इकलौता उदाहरण, जब दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री का दर्जा
प्रधानमंत्री से राजनीतिक रूप से ऊपर था और विदेश से आने वाले लोग उनसे मिला करते थे, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का चेयरमैन। तो वो लोग आकर जब कैबिनेट का पर्चा फाड़ा गया वो तो एक अलग बात थी। अब मैं बताना चाहता हूं एक विषय और, कि विषय सिर्फ यहां एसआईआर नहीं है, विषय चुनाव आयोग नहीं है, देश की हर व्यवस्था के बारे में दुष्प्रचार करना है। इन्होंने रफाल के बारे में दुष्प्रचार किया। इन्होंने जाकर उस समय कहा, 20 जुलाई 2018 को लोकसभा में आके कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति से बात हुई और उन्होंने रफाल के लेकर आपत्ति दर्ज की। शाम तक फ्रांस की सरकार का खंडन आ गया। 2019 में इसी मुद्दे के ऊपर चौकीदार चोर कहने पे सर्वोच्च न्यायालय से माफी मांगनी पड़ी। अगर उसके बाद आप देखें, इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर सेना के बारे में दुष्प्रचार किया, बालाकोट में एयरफोर्स के बारे में दुष्प्रचार किया, और उसके बाद अगर आप देखें तो उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर कहा, एचएएल के बारे में दुष्प्रचार किया। सर, एचएएल के पास आज 81,000 करोड़ के ऑर्डर्स हैं। इन्होंने कहा एलआईसी बर्बाद हो गई। सर, एलआईसी ने 31,000 करोड़ का ऑल टाइम हाई प्रॉफिट किया है। इन्होंने एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कहा, सर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्राइवेट सरकार मिला के 77,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया है। इन्होंने कहा कोविड के बारे में दुष्प्रचार किया। उसके बाद इन्होंने राम मंदिर के मुहूर्त के बारे में किया। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं, इनका उद्देश्य कोई ना कोई बहाना ढूंढकर सरकार के विरुद्ध बिना बात के प्रचार करते रहना है। इसलिए मैं एक पंक्ति इनके लिए कहना चाहूंगा, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया। झूठ शब्द अगर गलत हो तो उसे असत्य से रिप्लेस कर दीजिएगा। तो वो पैरवी तो असत्य की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया और रंगत समझ में आई, मगर आई देर से। कच्चा था बहुत, रंग उतरता चला गया। एक और देखा, ये लिख क्या है, ये अपने जैसे हम लोग अपने स्कूल में जब भाषण होता था 26 जनवरी 15 अगस्त याद, हम लोग भी इसे, किसी कवि ने सच ही कहा था, किसी शायर की ये पंक्तियां हैं, इस तरह से करते। तो सुधांशु जी जो क्लासिक भाषण का होता है ना, कि पोइट्री और प्रोज, लेख में बीच बीच में जो शेर व शायरी जो एकदम देते रहो, और आम आदमी का मतलब जनता का भी जो है मनोरंजन जो होता रहता है, तो वो करते रहते हैं। और इसमें यूपीएससी वाले इससे थोड़ा सीख सकते हैं। पहला पार्ट जो इस क्लिप का था कि भाई कश्मीर से आरंभ किया और एकदम पूरा जैसे जनगण मन अधिनायक जय है वाला है ना, तो उसमें पूरा घूम के पूरे भारतवर्ष का कवरेज हो जाता है। तो सुधांशु जी ने भी 52 सेकंड में पूरा बताया है कि पंजाब, कश्मीर सही है, पंजाब सही है, हिमाचल सही है, हरियाणा में गड़बड़ कर देते हैं, उत्तराखंड में गड़बड़ कर देते हैं, फिर जो है राजस्थान में जो है 18 में सही है, 23 में गड़बड़, बाकी मतलब पूरा वो गए एकदम तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक तक। तो ये अच्छी बात है कि वो यूपीएससी वालों का भी सुधांशु जी जो है वो ध्यान रखे रहते हैं। और हाँ, सुपर पीएम सोनिया जी कौन भूल जाएगा, मतलब मनमोहन जी तो ऐसे करके बगल में एकदम कहते थे, हाँ एक चेयर रखवाओ यार, ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए तो हमको अंग्रेजी आती है, हम बोले मनमोहन जी आपको तो ऐसे ही बना दिया, बैठिए उधर साइड में, अब बीच में कुछ मन में आए बोलने का तो मत बोलना, मैं देख लूँगी, मुझे पता है क्या बात करनी है। तो ये तो जलवे होते थे भाई। यही तो कारण है कि पुराने दिनों को याद करके बेचारे राहुल जी कितने विचलित रहते हैं यार। वो भी दिन थे कि जब मैं बैठ जाता था राष्ट्राध्यक्षों के साथ, मैं एक साधारण सा एमपी हुआ करता था, और आज यार मुझे जो ऐसे जलील, मतलब कोई भी आके जलील कर देता। बिहार का हाल का संपन्न चुनाव हुआ है। ये लोग वो हैं जो राजनीति का शॉर्टकट करते हैं, जातियों का कॉम्बिनेशन बनाओ, जैसे कभी गुजरात में थाम KHAM, फिर कभी हरियाणा में अजगर, तो कर्नाटक में अहिंदा, तो कभी यूपी बिहार में MY। तो एक जमाने में लालू प्रसाद यादव जी कहे थे कि बिहार में भूरा बाल साफ कर रहा हूं, 4 जातियों का नाम ले। मगर सर उनके पिताजी, बेटे ने ये कहा, अरे काहे परेशान हो रहे हैं, बेटे ने तो सर काम ही खत्म कर दिया, उसने भूरा बाल नहीं पूरा बाल साफ करवा दिया, मुंडन करवा दिया। आप जिस प्रकार के लोगों को साथ में लेकर सोच रहे हैं कि आप चुनाव जीत जाएंगे, ये भविष्य में आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती बनेगी। एक उदाहरण सर मैं अवश्य देना चाहूंगा। सिलहट का चुनाव हुआ था, भारत के इतिहास में इकलौता चुनाव, जिसमें यह तय होना था विभाजन से पहले कि वो भारत में रहेगा कि बांग्लादेश में। वोटिंग होनी थी और उस समय जोगेंद्रनाथ मंडल वहां के नेता थे और उनकी जाति के लोग वहां अधिक थे। उन्होंने मुस्लिम लीग से समझौता कर लिया, वहां चले गए, और उसके बाद कोई जाके अक्टूबर 1950 में उनका वो पढ़ ले तो साफ समझ में आ जाता है कि जो कट्टरपंथी राजनीति के साथ रहकर बढ़ने का प्रयास करते हैं उनके साथ क्या होता है। और अंत में सभापति महोदय, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आप सब लोग इस विषय पे साथ आइए, वर्तमान के चक्कर में भविष्य को मत बिगाड़िए। अटल जी की कविता थी, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, वर्तमान के मोहपाश में आने वाला कल न भुलाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं। और अंत में मैं एक और बात सर कहना चाहता हूं, एक पंक्ति, ये देश बदल रहा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उनके शरीर छोड़ने के 1 शताब्दी बाद ये देश उभरेगा। श्री अरविंदो ने कहा था कि 175 वर्ष का यह संक्रमण काल है जो रामकृष्ण परमहंस के जन्म से प्रारंभ हुआ 1836 से 175 जोड़िए 2011, 2012 में भारत अब नया स्वरूप ले रहा है। तो मैं ये कहते हुए अपने विषय को समाप्त करता हूं सर कि जेन जी के युवाओं जागो, पुनः नया युग आया है, भारत मां की शक्ति जगी है, धर्म ध्वजा लहराया है, और भारत मां अंगड़ाई लेती, सुप्त चेतना जाग रही, ऋषि मुनियों की देवधरा फिर अपना रूप निहार रही।
3 बचा हुआ था शायरी, 3 तो बोले कि नहीं मैं सारा सुनाऊंगा, वाजपेयी जी वाला सुनाऊंगा, और धर्म ध्वजा वाला, जंजी वाला मैंने खुद लिखा है, वो तो मैं सुना के ही जाऊंगा। बट जो भी है कि बहुत अच्छा लगता है कि सुधांशु जी जैसे वक्ता जो है वो भाजपा में हैं। नहीं तो आप देखें कि एक समय था जब सुषमा जी थी, जेटली जी थे, प्रमोद महाजन थे, ये लोग जब बोलते थे तो भाजपा में वक्ताओं की कमी नहीं थी। पूरा मतलब उनका सेकेंड लाइन भी जो वक्ता लोगों का था लोकसभा में, राज्यसभा में, वो भी प्रखर था। अभी हम ऐसा नहीं कह सकते। अभी भाजपा में 2 से 3 मतलब हर बात पे मोदी अमित शाह को आना पड़ता है डिफेंड करने के लिए, या उनको जो है कि नहीं मैं अंत तक खड़े होकर के बोलूंगा। तीसरे में सुधांशु त्रिवेदी आते हैं, और उसके बाद आपको उस श्रेणी के वक्ता नहीं मिले। फैक्ट देने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन वक्ता जो क्लासिकल सेंस ऑफ द वर्ड है, सुधांशु त्रिवेदी जैसा कि बोलेंगे, उदाहरण देंगे, फैक्ट देंगे, रिलेट करेंगे उसको, और फिर एक पोइटिक तरीके से भी उसको अपनी बात को कहना। तो जो मतलब भाषणों में जो साहित्य का लोप हो गया है वो आपको भाजपा में दिखेगा कि इस तरह से बोलने वाले लोग अब नहीं है। मतलब भाषण में विट होना चाहिए, ह्यूमर होना चाहिए। वो आप देखो कि यही 3-4 लोग हैं, इन्हीं के भाषणों में होता है मॉक करना, कटाक्ष, व्यंग्य, हास्य, उसके बाद शायरी, रिबटल जो है वो करना याद कर करके। तो ये जो है वो थोड़ा सा जो क्लासिकल स्पीकर्स या ओरेटर्स होते थे उनका धीरे धीरे मुझे लगता है कि नीचे जा रहा है ग्राफ। और कुछ लोगों को ग्रूम करना चाहिए, इनको वर्कशॉप ये सब जो है वो लगानी चाहिए, ताकि संसद में थोड़ा सा माहौल जो है वो बना रहे। और सुधांशु जी के बाद भी मतलब 10 आदमी ऐसे होने चाहिए कि पीएम नहीं हो, एचएम नहीं हो, सुधांशु त्रिवेदी नहीं हो, तो उसके बाद भी अन्य 10 लोग हों ऐसे जो संसद को पूरा सत्र जो है वो निकाल सकें। समापन करते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस क्यूआर कोड के माध्यम से सहयोग कर सकते हैं। ये ना चले तो दूसरा वाला से कीजिए, और इस पे जो फ़ोन नंबर है उसका भी प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम आदि के माध्यम से, और विदेश के मित्र पेट्रियन, पेपाल से भी सहयोग कर सकते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।